हेलो दोस्तों। आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग का हम्म, जो 2015 में जो हुआ था एग्ज़ाम, बिहार एसएससी का 2015 में जो हुआ था एग्ज़ाम 16 फरवरी 2015 को, उसी का पेपर सॉल्व करेंगे, सिर्फ जीके जीएस का। ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने 2011 का पेपर भी सॉल्व किया था और 2013 का भी मेंस का भी पेपर सॉल्व किया था फुल डिटेल के साथ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। पूरा पूरा डिटेल में है। और एक सवाल में कम से कम मैंने 10 से 12 सवाल को भी सॉल्व किया है, तो बताया उससे रिलेटेड सवाल। तो आज हम लोग 16 फरवरी 2015 का देखेंगे। और ये प्रारंभिक परीक्षा का और ये प्रारंभिक परीक्षा का सवाल है, प्रारंभिक परीक्षा का। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 64। इससे पहले मैथ का क्वेश्चन है। तो देखिए, बिहार सचिवालय सहायक में क्या है कि जिसका मैथ, रीजनिंग और जीके और जीएस और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स कंप्लीट है, उसका रिजल्ट बन रहा है। मैथ रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 64 नंबर। अब हरे रंग का प्रकाश, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? हरे रंग का जो पदार्थ होता है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? ये चारों आपका विकल्प हैं, आप ये इसमें से बताइए कौन सा होगा। तो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म और इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा? तो ये इसका हो जाएगा आंसर ए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हो जाएगा। और हरे रंग के पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के केंद्र में अगर पूछे क्या पाया जाता है तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहयोग करता है। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है तथा फोटोन जो धूप में होता है, फोटोन ऊर्जा के अवशोषण को बढ़ावा देता है। फोटोन ऊर्जा के अवशोषण को बढ़ावा देता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। देखिए अब इसमें एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। हरे रंग क्लोरोफिल क्लोरोफिल के कारण होता है। और अगर पूछे कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा होता है तो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहयोग करता है। क्लोरोफिल जो है वो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। और उसके बाद अगर देखते हैं कि फोटोन जो धूप में होता है, फोटोन ऊर्जा को अवशोषण में ये सहयोग करता है, अवशोषण को बढ़ावा देता है। और सूर्य के प्रकाश में पौधों की पत्तियों का हरा भाग जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है। ठीक है, हरा भाग जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गोवा, केरल, ये कहाँ है? तो साइलेंट वैली या मूक घाटी ये केरल राज्य में स्थित है। ये केरल राज्य में स्थित है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगर पूछे कोडरमा की घाटी कहाँ स्थित है तो ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, और झुमरी तलैया कहाँ स्थित है तो झारखंड में स्थित है। ये सब याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा किस नदी पर स्थित है? ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, जानते ही होंगे इसे। गोवा किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका मांडवी नदी, गोवा मांडवी नदी पर स्थित है। गोवा मांडवी नदी पर स्थित है। और पेन्नार नदी अगर देखते हैं, पेन्नार नदी
पेन्नार नदी क्या है? तो पेन्नार नदी ये कर्नाटक से, पेन्नार नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी जो कि कर्नाटक है, इससे निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये कर्नाटक से निकल करके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, पेन्नार नदी। चलिए, और ताप्ती नदी देखते हैं। ताप्ती नदी के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ताप्ती नदी जो है बैतूल जिले के मूल ताप्ती से निकलकर या मुल्ताई से निकलकर खंभात खाड़ी में गिरती है। चलिए, नर्मदा ताप्ती तो जानते होंगे, ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और देखिए अमरकंटक के बारे में देखें तो अमरकंटक, इधर सोन नदी निकलती है, इधर नर्मदा नदी निकलती है, और इधर महानदी निकलती है। चलिए, शुष्काच्छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्काच्छिकोप, देखिए ये शुष्काच्छिकोप जो है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। अब और ये विटामिन डी के बारे में अगर देखते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। और देखिए, अगर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, अगर इसको अगर याद रखने का ट्रिक देखें तो रत एक टॉफी, ऐसे रत एक टॉफी, ये ट्रिक है, रत एक टॉफी। रो से रेटिनॉल, थो से थायमीन, और ए से एस्कॉर्बिक, डी से कैल्सीफेरॉल, और ई से देखिए, ई से तो टॉफी है तो टोकोफेरॉल, और ई को ही ब्यूटी क्वीन कहते हैं। ठीक है, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, तो इसलिए मेरी ब्यूटी को मत टोको, ये भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। मेरी ब्यूटी को मत टोको मतलब टोकोफेरॉल। ठीक है, चलिए, और के तो फिलोक्विनोन। ठीक है, रथ एक टॉफी तो फिलोक्विनोन, ये समझिए, तो रथ एक टॉफी, ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, एक बार अगर फिर से अगर देखना चाहते देख लीजिए, रथ एक टॉफी, ये हो गया। तो ये ए बी सी डी ई के, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन, इसे इस तरह से याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, और विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? मछली है, यकृत है, तेल है, दूध है, आदि, अंडा, ये विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। और विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो परावैंगनिक किरण होता है, परावैंगनिक किरण, ये त्वचा को कोलेस्ट्रॉल में सहायता करता है। चलिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो बाल क्षय या बाल वक्र, बेरी बेरी, या वल्क चर्म, ये कौन सा है? प्रोटीन ऊर्जा की कुपोषण का परिणाम, प्रोटीन ऊर्जा की कुपोषण का परिणाम कौन सा है? जल्दी बताइए। ये 68 का, तो ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम बाल क्षय है। ठीक है, बाल क्षय, ये या फिर मरामस, जिसे कि मरामस भी कहते हैं। देखिए, प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। अगर प्रोटीन की कमी अगर है तो इससे आपका शारीरिक विकास रुक जाएगा। और उसके बाद बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, ये बच्चों में प्रोटीन की कमी से रोग होता है। और बच्चों में प्रोटीन की कमी से मरामस भी रोग होता है। तो बालछय रहे या फिर क्वाशियोरकर, दोनों में से कोई भी रहे अगर विकल्प में, तो दोनों रहेगा। ठीक है, अगर दोनों हुआ तो दोनों होगा आंसर, अगर दोनों में से कोई एक रहा तो एक हो जाएगा आंसर। चलिए, और
क्वासियोरकर में बच्चा का हाथ क्या होता है? क्वासियोरकर का अगर थोड़ा देखते हैं तो क्वासियोरकर में अगर देखते हैं हम लोग तो क्वासियोरकर में बच्चा का हाथ क्या होता है? दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। हाथ पैर दुबला रहेगा लेकिन पेट बाहर निकल जाएगा। और मरामस रोग में क्या है कि बच्चों की मांसपेशी ढीली हो जाती है। ठीक है, मरामस रोग में क्या है कि बच्चों की मांसपेशी ढीली हो जाती है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 68 69। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर और आर्कटिक कैंप पर, सॉरी अंटार्कटिक के कैंप पर। कहाँ पे होता है जी का मान सबसे ज़्यादा? तो ये जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अंटार्कटिक के कैंप में जी का यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा, क्योंकि ये ध्रुव पर है। ठीक है, ये ध्रुव पर है। अब देखिए कि अगर ऐसे भी अगर पूछे कि अगर ये नहीं होता तो गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ध्रुव पर होता है। देखिए अगर पृथ्वी का अगर देखें तो यहाँ पर मान ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? आर्कटिक है, नीचे में अंटार्कटिका। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। और अगर पूछे कि पृथ्वी मतलब जी का मान, गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम होती है। विषुवत रेखा पर सबसे कम होती है। विषुवत रेखा अगर देख ले पूरा पृथ्वी में, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, जहाँ की भारत जो क्योंकि भारत के बीच से निकलती है, जो कि भारत के बीच से निकलती है, और कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका तो ट्रिक आप लोग जानते ही होंगे, गमछा झार मित्र पर। गमछा झार मित्र पर। तो यही गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरह करके टोटल 8 जिला से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? लीवर, किडनी, पेंक्रियास या हृदय? बताइए कौन सा होता है? शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। तो किस अंग के प्रकोप से कौन सा अंग खराब होता है मधुमेह रोग के प्रकोप से? तो ये शरीर में पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है। पेनक्रियाज की कमी से आ, या फिर खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है। और अग्नाशय के बारे में अगर देख लेते हैं, अग्नाशय को ही पेनक्रियास कहते हैं। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है एवं एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। अगर पूछे मिश्रित ग्लैंड कौन सा है तो पेनक्रियास या अग्न्याशय, ये मिश्रित ग्रंथि इसे कहेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और रुधिर में अगर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ना भी मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। इबोला वायरस, इबोला क्या है? सॉरी, इबोला क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, या क्या है? तो ये वायरस है, ये वायरस है। और ये कहाँ पर पाया गया था? तो अफ्रीका महादेश के क्षेत्रों सबसे ये शुरू हुआ था। और ये स्वाइन फ्लू भी वायरस से फैलने वाला रोग है। ये 2014 का एक करंट का क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2015 में पूछा था। घेंघा रोग घेंघा रोग घेंघा रोग किस आयोडीन की कमी से होता है और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ये व्याप्त होता है? ठीक है, घेंघा रोग, ये तो समझ गए कि घेंघा रोग
किस कमी से होता है? तो कमी से होता है। और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र में ये व्याप्त होता है, पहाड़ी क्षेत्र में ये व्याप्त होता है। और समुद्र से स्थल की दूरी के बढ़ने से भूमिगत जल में, जैसे कि समुद्र से अगर यहाँ तक है, ये अगर मैप पे देख लेते हैं, ये इधर तो समुद्र है, ठीक है, इधर समुद्र है। और समुद्र से अगर स्थल की दूरी अगर बढ़ती जाती है तो भूमिगत जल में किसकी कमी आती है? तो नमक यानी कि कमी आती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और घेंगा रोग प्रायः समुद्र तटीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। घेंगा रोग, क्योंकि समुद्री जल में तो नमक होता है, तो वहाँ पर कोई संभावना ही नहीं है कि घेंगा रोग वहाँ पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घेंगा रोग में, थोड़ा घेंगा रोग पे देख देख लेते हैं कि घेंगा रोग में जो है थायराइड ग्रंथि के, घेंगा रोग में थायराइड ग्रंथि के थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है, ठीक है, बहुत वृद्धि हो जाती है थायराइड ग्रंथि के आकार में। और थायरॉक्सिन पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन नियंत्रण का कार्य करता है, जल संतुलन नियंत्रण का कार्य करता है। अब चलिए 73, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? फेफड़ा, वृक्क, छाती, यकृत, कहाँ होता है? तो ये यकृत में संग्रहित होता है, यानी कि लीवर में। ये कहाँ होता है? यकृत में संग्रहित होता है, ठीक है। विटामिन ए मुख्यतः यकृत में संग्रहित होता है। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 केजी होता है, 1.5 से 2 केजी होता है। और मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम के आसपास होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और पित्त का जो स्रावन होता है वह यकृत के द्वारा ही होता है। पित्त का जो स्रावन होता है वह यकृत के द्वारा ही होता है। और हिपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है, उसका उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है। उसका उत्पादन यकृत के ही द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है, ठीक है। अगर पूछे कि शरीर के अंदर रक्त जमने से कौन रोकता है, तो हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। और इसका उत्पादन यकृत में ही होता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। मादा क्यूलेमस मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मादा क्यूलेक्स, तो आप लोग जानते होंगे कि जितना भी मच्छर काटता है या फिर काटती है, तो वो सारा मादा मच्छर ही काटती है, यानी कि फीमेल मच्छर काटती है, मेल मच्छर नहीं काटती है। जितना भी मच्छर काटती है वो सारा फीमेल ही होती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मलेरिया, फाइलेरिया, रिंग वर्म या दाद, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? तो ये मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग का वाहक है, ठीक है। और चलिए, और इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं। चलिए 75, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसे किसे प्रदर्शित करती है? समान आर्द्रता, समान तापमान, समान वर्षा, समान वायुमंडलीय दबाव, किसे ये प्रदर्शित करती है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ये समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है, ठीक है, समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है? तो ये लूनी नदी, एकमात्र लूनी नदी है जो कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और लूनी नदी की लंबाई अगर पूछे तो 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। और लूनी नदी में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है, लूनी नदी में लवणता की मात्रा
मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो इसका गला। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला। थायराइड ग्रंथि गला में स्थित होता है और थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे ये बहुत जगह कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। थायराइड ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। और थायराइड हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन जो है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल और शर्करा कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड का मात्रा कम कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और लाल रक्त कोशिका के निर्माण को बढ़ाकर रक्ताल्पता की रोकथाम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका कौन सा हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम क्लोराइड NaCl है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl। ठीक है, और ये समुद्री जल में अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये अग्निशामक यंत्र में इसका किया जाता है। और सोडियम नाइट्रेट अगर देखते हैं, सोडियम नाइट्रेट का उपयोग जो है डेयरी उत्पादों में खाद्य परीक्षा के रूप में किया जाता है। ठीक है, और अगर पूछे फायरमैन या अग्निशामक यंत्र में सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ठीक है, NaSCO3 या फिर इसे खाने वाला सोडा कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, दबाव पर, उसकी उम्र पर और सौर मंडल की दूरी पर। किस पर निर्भर करता है तारों का रंग? तो उसके तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। और अगर तारों का पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत अगर कम है तो उसका रंग लाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? स्पेन, मैक्सिको, अमेरिका और ऑस्ट्रिया। ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। ये मूल निवासी थे USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। और मैक्सिको में ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग मैक्सिको में ये गेहूं के उन्नत किस्म के बीज विकसित किए थे मैक्सिको में। और इसी के नाम पर कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में इसी के नाम पर बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को 1772 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, शांति के क्षेत्र में। और पूछे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? विश्व में हरित क्रांति का जनक तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। और हरित क्रांति के भारत में जो हरित क्रांति जो हुआ था उससे सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो वो गेहूं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक है कि आपका यूरिन टेस्ट के प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? बताइए कौन सा होगा? कोलेस्ट्रॉल जांचने के लिए, वसा जांचने के लिए, प्रोटीन जांचने के लिए, कार्बोहाइड्रेट जांचने के लिए। कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये कार्बोहाइड्रेट जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा क्या क्या होती है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये 1:2:1 के रेशियो में होता है। ठीक है, 1:2:1 के रेशियो में होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का
50 से 75% ऊर्जा पूर्ति करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अकेला 50 से 75% ऊर्जा पूर्ति करता है। ठीक है, और आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, आलू में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो ये मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 82। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है? भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? अनुच्छेद 17 ये छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 17 ये छुआछूत से संबंधित है। अगर अनुच्छेद 14 की बात अगर करें, अनुच्छेद 14 की बात अगर करें तो ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। ठीक है, ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार का ये इससे संबंधित है, अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद अगर 15 देखें तो ये मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 हो गया। अनुच्छेद 18 क्या क्या कहता है कि उपाधियों का अंत। अनुच्छेद क्या कहता है? उपाधियों का अंत। ठीक है, कि कोई भी अब अपने मन से राजा या वो किसी भी तरह का उपाधि नहीं ले सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट और इनमें से कोई नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। अब देखिए, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर रासायनिक सूत्र देखें तो रासायनिक सूत्र CaSO4 होल 2 एंड H2O। ठीक है, CaSO4 होल 2 H2O, या फिर अगर इस तरह से नहीं तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। चलिए मतलब केमिकल फॉर्मूला। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गाय का जो प्रजाति है में से कौन प्रजाति देसी नहीं है? हॉलिस्टीन फ्रिजियन, गिर, रेड सिंधी, थारपारकर। कौन सा प्रजाति देसी नहीं है? बताइए 84 का कौन सा होगा? तो ये हॉलिस्टीन फ्रिजियन, नाम से भी लग रहा है ये प्रजाति देसी नहीं है। ठीक है, ये प्रजाति देसी नहीं है। चलिए भारत में पाई जाने वाली गाय की कौन कौन सी प्रजाति है? अगर देखें तो भारत में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति कौन कौन सी है? तो अगर देखें तो साहिवाल है, लाल सिंधी है, राठी है और देवनी है और सीरी है और भगनाड़ी है, कंगायम है और भी एक दो तरह के हैं। ये भारत में पाए जाने वाली गाय की प्रजाति है। अब चलिए बिहार पंचायती राज में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है। पंचायत की पहली बैठक तिथि से की जाती है। पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की तिथि से की जाती है और इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा इसका आंसर? बिहार पंचायती राज में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष किस समय से निर्धारित की गई है? कब से कब तक 5 वर्ष होगी? तो ये ऑप्शन नंबर बी, पंचायत राज की पहली बैठक। ठीक है, पंचायत राज की ये पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष की अवधि निर्धारित होगी। ठीक है, कोई भी मुखिया अगर बनता है तो वो 5 वर्ष की पहली बैठक की तिथि से लेकर के अंतिम तक 5 वर्ष तक पहली बैठक की तिथि जिस डेट से शुरू हुई उससे 5 वर्ष तक उसकी अवधि निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब चलिए
और ये बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के अधीन ग्राम पंचायत गन्ना पंचायत के लिए ये 5 वर्षों की 2006 से शुरू की गई है। 2006 से इसे किया गया और सामान्यतः ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए ही किया जाता है। चलिए, हाँ, अगर मुखिया मान लेते हैं कि अगर त्यागपत्र देना चाहता है, अगर 4.5 साल हो गया है, अगर 4.5 साल हो गया है और वो 4.5 साल के बाद अगर त्यागपत्र देना चाहता है 4.5 से कम, तो फिर उस गांव में चुनाव होगा या फिर उस जगह पर जो क्षेत्र है उस जगह पर उसका चुनाव किया जाएगा। अगर 4.5 साल से अगर ज़्यादा हो गया तो उससे 6 महीना के लिए राज्य सरकार वो चुनाव नहीं करवाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 6 माह से अधिक अधिक अवधि तक कोई भी पंचायती राज सदस्यों का 6 माह से अधिक 6 माह से वो पद खाली नहीं रह सकता। 6 माह से अधिक कोई भी गांव बिना मुखिया का नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है। और राज्य सूची के किस विषय पर संसद कानून बना सकती है? और राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है और धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? 86 का। तो ये 86 का सी सही है। ठीक है, सूची किसी विषय पर राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, अगर राज्यसभा उसे 2/3 बहुमत से पारित कर देती है। 2/3 मतलब 2/3, 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, मतलब 81 वोट से 81 वोट से। मतलब राज्यसभा में टोटल कितना सीट है अभी वर्तमान में, जिस पर 245, जिस पर राज्यसभा सांसद अभी कार्यरत हैं, तो ये 245 सीट है। ठीक है, अब चलिए उसके बाद क्या है कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 87। अगला क्वेश्चन 87 देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? देख लीजिए ऑप्शन, ये कौन सा सही है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। राष्ट्रीय झंडे, ये तो सही है। राष्ट्र झंडे के चक्र के राष्ट्रीय झंडे के चक्र के चक्र के चक्र के आरोह की संख्या 24 है। क्या ये सही है? तो ये भी सही है, ये दोनों सही निकला। अब चलिए अगला। राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ के शीर्ष से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ के शीर्ष से लिया गया, ये ऑप्शन गलत लग रहा है। और राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण अवधि 52 सेकंड, ये तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये सी गलत है, बाकी सारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 88। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन के एक जो उम्मीदवार होता है अपनी जमानत राशि खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का, लिख लीजिए ऑप्शन, 1/5 से कम प्राप्त हो, 1/7 से कम प्राप्त हो, 1/6 से कम प्राप्त हो और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन का जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है वो अपनी जमानत राशि खो देता है अगर उसे कुल मत का 1/6 अगर प्राप्त नहीं हुआ। 1/6 अगर प्राप्त नहीं हुआ तो वो अपना जमानत राशि खो देता है। जमानत राशि क्या होता है? कोई भी खड़ा होने से पहले एक राशि निर्वाचन आयोग में या फिर कहीं भी जमा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर, मद्रास, ये कहाँ हुआ था? तो 89 का बी, बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में। वैसे इसका होना तय था पूना में, लेकिन पूना में फैलने के कारण तुरंत जगह परिवर्तित करके बॉम्बे या फिर बम्बई में उसका जॉर्ज नहीं
एओ ह्यूम की अध्यक्षता में ये कांग्रेस का प्रथम सेशन शुरू हुआ। एओ ह्यूम की अध्यक्षता में ये शुरू हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई। कहाँ में? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी प्रथम बैठक हुई। और कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? ये 72 व्यक्ति शुरू में शामिल हुए थे। 72 व्यक्ति शामिल हुए थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। और स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो 1948 में हुआ था, जो कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। और जयपुर में इसका प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन कौन बना था? तो पट्टाभी सीतारमैया ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन 90। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? कितना सांसद होना चाहिए? अगर टोटल 545 सीट पर अगर हो रहा है, इधर मान लेते 300 सीट है, तो इधर कितना सीट होना चाहिए कि विपक्षी होने का दावा करेगा? तो ये ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? अगर 55 है, कितना लोकसभा सांसद होना चाहिए? 55, 65, 40, 100। कितना होना चाहिए? 55, 65, 40, 100। तो ये कम से कम 1/10 यानी कि 55 जैसे कि 552 सीट है टोटल, तो इसका 1/10 तो लगभग 55 सांसद होना चाहिए, तभी वो विपक्ष का नेता होने के लिए दावा कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। और अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। और वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन। गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। और रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। और ये त्याग पत्र देने के बाद ये कितने दिनों के बाद ये त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? कितने दिनों के बाद? ये एप्लीकेशन समर्पित करने के बाद अगर कोई मान ले, ये सवाल बोल रहा है ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को जमा करता है, तो वो हस्तलिखित आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 28 दिन। कितने दिनों के बाद माना जाएगा? तो ये 7 दिनों के बाद ये प्रभावी माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। और मुखिया अपना अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसे देगा? तो जिला पंचायती राज अधिकारी को देगा। जिला पंचायती राज अधिकारी को देगा अपना त्यागपत्र। और यदि 7 दिन के अंदर वापस नहीं लिया गया तो उसका त्यागपत्र स्वीकृत माना जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई त्यागपत्र दे दिया और वो चाहता है कि नहीं नहीं अब हम फिर से अगर रहें, तो उसे 7 दिन के पहले फिर वो त्यागपत्र वापस लेना पड़ेगा। अगर 7 दिन बाद हो गया तो उसे त्यागपत्र के तहत उसको हटा दिया जाएगा। चलिए 92। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 1947, 1948, 1952, 1956। तो ये 1952 में ये आम चुनाव संपन्न हुआ। प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ था। और ये 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। चलिए और 16वीं लोकसभा का अभी 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 19 से 24 है। ठीक है, अभी जो चल रहा है 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन है। ठीक है, लोकसभा है और 80 में राज्यसभा है। ठीक है, 81 में लोकसभा है और 80 में राज्यसभा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा योजना में प्रकाशित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है?
90:10, 50:50 मतलब 50-50, या 75:25, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मनरेगा योजना के तहत ये कौन सा हो जाएगा? तो ये 75:25, मतलब मनरेगा में जो भी काम कर रहा है उसको 75% केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 25% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक नरेगा, नरेगा जो है यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। चलिए, और नरेगा इससे पहले 2000, मनरेगा जो है उससे पहले 2009 से पहले इसका नाम था नरेगा, नरेगा। और 2009 मतलब गांधी जी के जन्म के बाद 2 अक्टूबर 2009 के बाद इसका नामकरण मनरेगा किया गया, मनरेगा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से कौन सी योजना दो युद्धों के कारण प्रभावित हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना दो युद्धों के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये सबसे ज़्यादा दो युद्धों के कारण ये प्रभावित हुई। और उस समय ये 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और 1965-66 में भारी अकाल और सुखाड़ पड़ा था। और इस समय तीसरा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, और तीसरा पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1961 से 66 था, 1961 से 66 था। और इसी बीच भारत चीन युद्ध भी हो गया और भारत नेपाल युद्ध भी हो गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सदानंद सरस्वती और स्वामी अग्निवेश। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना सदानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और बिहार में किसान सभा की स्थापना बिठा में स्वामी सदानंद के द्वारा 1928 में किया गया था। और बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर में 17 नवंबर 1929 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछे कि अखिल भारतीय किसान सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और किसने की थी? उसके अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो ये 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और सचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। तो ये नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? तो माइकल मधुसूदन, जेम्स लॉन्ग, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र। तो किनके द्वारा? तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था, चलिए अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई कमेटी में किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता समिति, शाह कमीशन और एम.सी. जोशी है, और जस्टिस मुकुल मुग्दल कमेटी है। तो किसका संबंध पंचायती राज से है? तो ये 97 का कौन सा हो जाएगा? ए बलवंत राय मेहता समिति 1957 का संबंध पंचायती राज से है। और बलवंत राय मेहता समिति स्तरीय पंचायती राज समिति का था ये। और भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सिंघवी समिति ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सार क्या था? तो ये लोक भागीदारी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, शांति, वीरता और क्रीड़ा प्रशिक्षण।
तो ये क्रीड़ा प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। और द्रोणाचार्य पुरस्कार तो ये कब से 1985 से दिया जाता है, 1985 से दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने कोच के रूप में बेहतर भूमिका निभाई हो। और द्रोणाचार्य ही क्यों दिया जाता है, नाम इसका क्यों पड़ा, तो द्रोणाचार्य ये महाभारत के महान प्राचार्य गुरु थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। खेल से तो एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदल करके क्या किया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्यों राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और हॉकी किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत और पाकिस्तान, ये हॉकी राष्ट्रीय खेल है यहाँ का। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट से है। ये 102 फीफा वर्ल्ड कप 2022 का 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ पे किया जाएगा आयोजन, रूस, कनाडा, कतर और ब्राज़ील। रूस, कनाडा, कतर और ब्राज़ील, तो ये कतर में इसका किया जाएगा आयोजन, कतर में। ठीक है, कतर में। ये अभी का करंट चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप पर स्थित है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप पर स्थित है, 103 का बताइए। तो सहारा जो मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। जो सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। चलिए, और भारत के मरुस्थल का नाम थार है। चलिए अगला क्वेश्चन 104 डूरंट कप किस खेल से संबंधित है, डूरंट कप किस खेल से संबंधित, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, किससे संबंधित है डूरंट कप, तो ये फुटबॉल से संबंधित है डूरंट कप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 105 का, तो ये तो करंट का क्वेश्चन है। और अगर पूछे कि वर्तमान में अभी नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, नोबेल का शांति पुरस्कार वर्तमान में किसे दिया गया है, तो ये WPF को, वर्ल्ड फूड WPF को मतलब किसे दिया गया है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, इसका ऑप्शन नंबर ए असम हो जाएगा, असम। बिहू यहाँ का नृत्य है। चलिए, और अगर पूछे कि पोंगल कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। और रंगोली महाराष्ट्र का है। और मेहंदी कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है। अगर पूछे पश्चिम बंगाल है तो काठी, जांगा, बाउल, कीर्तन आदि ये सब पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। चलिए 107 पेरू की राजधानी कहाँ है, तो ये क्विटो नहीं, पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की राजधानी लीमा है। चलिए अगला क्वेश्चन। और लापाज ये बोलिविया की राजधानी है। और बोगोटा जो है, ये बोगोटा कोलंबिया देश की राजधानी है। चलिए 108 चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वह कहाँ स्थित है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वह कहाँ स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन में स्थित था। चलिए अगला क्वेश्चन। जापानी मुद्रा क्या है, क्या है, तो ये जापानी मुद्रा येन है, येन। जापानी मुद्रा को येन कहते हैं। और दिरहम जो है, दिरहम किसे, ये मोरक्को की मुद्रा दिरहम है मोरक्को की मोरक्को की। और संयुक्त अरब UAE की मुद्रा भी दिरहम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और रूस की मुद्रा रूबल,
मुद्रा से भी हर साल एक क्वेश्चन रहता ही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? ये सब करंट का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ट्रेन टू पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक, तो ये हमारे देश के फायरमैन APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम है विंग्स ऑफ फायर। फायर मतलब फायर ब्लास्ट, और ये मिसाइल मैन भी इन्हें कहा जाता था, APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका हो जाएगा बी। भारत की खोज पुस्तक, भारत एक खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? भारत एक खोज किसके द्वारा लिखा गया था? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, किसके द्वारा लिखा गया था? तो भारत एक खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था भारत एक खोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्यूबा, भारत, ब्राज़ील, USA, कौन सा हो जाएगा? 114 का क्यूबा हो जाएगा, क्यूबा इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 केल्विन, 4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। और जल का रासायनिक सूत्र अगर देखें तो क्या होता है? H2O। और सभी द्रव को गर्म किए जाने का सभी द्रव को गर्म किए जाने पर उसका 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 जो होता है आयतन, क्या होता है? उसका आयतन बढ़ता है। परंतु 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर जल का आयतन क्या होता है? घटता है। और 4 डिग्री के बाद गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 116, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? 1945, 1747, 1854, 1919। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत जब स्वतंत्र हो रहा था उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत जब स्वतंत्र हो रहा था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, कर्जन, माउंटबेटन, राजगोपालाचारी। तो ये हो जाएगा आपका माउंटबेटन। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के समय प्रथम वायसराय थे। अगर पूछता है कि अंतिम वायसराय, तो ये श्री राजगोपालाचारी अंतिम वायसराय थे। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा चलिए निम्न में से कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल हुआ था? मैकाले, इरविन, साइमन और एओ ह्यूम। तो कौन सा अधिकारी शामिल हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया था एओ ह्यूम शामिल हुआ था, एओ ह्यूम शामिल हुआ था। और ये 1885 में शामिल हुआ था। और एओ ह्यूम को कांग्रेस का जनक माना जाता है। और ह्यूम को शिमला का संत, अगर पूछे कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहेंगे, तो एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला मतलब शिमला का संत इसे कहेंगे। ठीक है, चलिए कांग्रेस शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया था? कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया था। और INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम किसके द्वारा रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कांग्रेस शब्द का प्रथम बार नामकरण किया गया था। चलिए म्यांमार की राजधानी कहाँ है? म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नए नए पैताब म्यांमार की राजधानी है। नए पैताब म्यांमार की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है, जो ये 1973 में लिखा था, 1973 में लिखा था। और प्रेमचंद भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार थे। प्रेमचंद जो है ये भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन। किस खिलाड़ी किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? सुशीला देवी, वंदना कटारिया, गुरजीत कौर, विश्वनाथ आनंद। तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रानी रामपाल को दिया गया है। रानी रामपाल को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत स्वतंत्र के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हेरोल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मैकमिलन। कौन थे उस समय? तो क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली थे। 122 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? रघुराम राजन। ठीक है, रघुराम राजन वर्तमान गवर्नर है। सितंबर 2016 तक थे इसके हिसाब से। ठीक है, और अभी कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास हैं वर्तमान गवर्नर अभी। चलिए अगला क्वेश्चन। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बम्बई में है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्र महिला भारतीय राष्ट्र महिला भारतीय राष्ट्र महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ललित कुमार मंगलम। इनमें से कौन सा है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, और इसके अभी के हिसाब से अगर इसका होगा आंसर तो ये रेखा शर्मा हो जाएगा। महिला राष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा थी। राष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा थी। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 49 में, 62 में, 54 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। चलिए, और यह पंचशील समझौता के तहत जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चौ एन लाई के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था? नेहरू और चौ एन लाई के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक, अभी देखिए ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा था 2011 में। इस बार भी पूछ लिया। MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक आप लोग कमेंट में दीजिएगा आंसर। अभी हम लोग उसको भी सॉल्व किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। आंग सान सू की और जो NLD के नेतृत्व में किस देश संबंध रखती है? ये सब करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी और बाबा साहेब के बीच पूना संधि कब हुआ था? तो ये 1932 में हुआ था। पूना संधि कब हुआ था? 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और बाबा साहेब के बीच पूना में संधि 1932 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश PM था, इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके अनुसार भारत में दलितों को बांटने का प्रयास किया गया था। लेकिन गांधी जी ने हिंदू को बांटने के विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। किस जेल में? तो यरवदा जेल में किया था। यरवदा जेल में गांधी जी ने क्या किया था? तो अनशन किया था। गांधी जी ने अनशन किया था। तो अंततः 24 सितंबर 1932 को दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ, और इसके तहत बाबा साहेब की बातों को मान लिया गया था, और इसे केंद्रीय विधायिका मंडल एवं विधानसभा में अधिक स्थान दिया गया था, तथा हरिजन उत्थान के लिए काफी कार्य गांधी जी ने किया था। चलिए, गिर के वनों के लिए ये सब इम्पोर्टेंट मतलब करंट का क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रावणकोर। त्रावणकोर से जुड़े थे, त्रावणकोर से जुड़े थे। चलिए, बिहार में बहने वाली नदी का उद्गम, इसका उद्गम कहाँ अमरकंटक में है। अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, अमरकंटक। तो यहाँ से जो बता दिया, यहाँ सोन नदी निकलती है, यहाँ से नर्मदा निकलती है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब मैथ का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, ये यानी कि अध्ययन किया था। किसने नालंदा विश्वविद्यालय में? तो ये हेनसांग ने, हेनसांग जो है, जो कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में ये मतलब शिक्षक के भी रूप में कार्य किए थे। और हेनसांग 629 से 644 तक भारत में रहे थे। 629 से लगभग 15 साल भारत में रहे थे। और ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को कराची अधिवेशन में किया गया था। कराची अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और किसके द्वारा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता तो अभी मैंने आपको बताया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का भी निश्चय किया गया था। 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का निश्चय लिया गया था। यही कारण है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इसे परंतु होने पर भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि इस तिथि को हमेशा याद रखने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया, क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का है, ये सब मैथ का है। तो हम लोगों ने लगभग जीके का सारा क्वेश्चन देख लिया, जीके जीएस का। और अगर वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैथ का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम लोगों ने इससे पहले 2011 का 2013 का पूरा पेपर फुल डिटेल में सॉल्व किया है, एकदम अच्छे से। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और लुसेंट को भी कैसे पढ़ें, मॉडर्न इंडिया का लुसेंट को कैसे पढ़ें, हम लोगों ने उसको देखा है बहुत अच्छे से। और आई होप अगर आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो काफ़ी यूज़फुल होगा। और काफ़ी लंबे समय तक लुसेंट को कैसे याद रखें और किस किस टॉपिक को पढ़ें और किसे छोड़ें, उसे हम लोगों ने उस वीडियो में डिटेल में देखा है। उसका भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और झील का भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था, जो कि हमेशा के लिए एक बार वीडियो देखिएगा तो हमेशा के लिए याद हो रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। पूरा पूरा ट्रिक 100% ट्रिक के साथ है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।